तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं श्री कबीर पब्लिकेशन की सामान्य प्रबंधन की बुक का चैप्टर 2 प्रबंध कार्य एवं सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रबंध कार्य एवं सिद्धांत के पहले टॉपिक से। यहाँ पर हम फ्लो चार्ट और रोचक तथ्यों के माध्यम से जितने भी टॉपिक्स हैं सबको कवर करेंगे। तो हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 पर। इसका पहला टॉपिक है आशय। आशय क्या कहलाता है? प्रबंधकीय कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिन आधारभूत नियमों का उपयोग किया जाता है उन्हें प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। तो प्रबंध का सिद्धांत प्रबंध के नियम कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं प्रबंध का के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत का पहला टॉपिक है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत कहलाता है कुटज के अनुसार अच्छे प्रबंध के लिए नियोजन एक प्राथमिक आवश्यकता है। प्रबंध के लिए नियोजन एक प्राथमिक आवश्यकता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इससे संगठन के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है। उद्देश्य के सिद्धांत पर आते कुटज एवं ओ डोनल के अनुसार संपूर्ण संगठन तथा उसके प्रत्येक विभाग को संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योगदान देना चाहिए। प्रभावी प्रबंध के लिए स्पष्ट उद्देश्यों का होना आवश्यक है। नियंत्रण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कार्य सामग्री, यंत्र व कर्मचारियों पर उचित नियंत्रण करने पर जोर देता है। नियंत्रण के लिए प्रबंधक को यह देखते रहना चाहिए कि कार्य पूर्व निर्धारित नियमों, प्रमापों, योजनाओं के अनुसार हो रहा है या नहीं। समन्वय का सिद्धांत क्या कहलाता है? कुटज एवं डेनल के समन्वय को प्रबंध की आत्मा का सारत्व का बताया गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कुटज एवं ओ डेनल ने समन्वय को प्रबंध की आत्मा का सारत्व बताया है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के कार्यकलापों, विभागों की गतिविधियों आदि में समन्वय होना चाहिए। समन्वय से कार्यों में व्यवस्था एवं क्रमबद्धता उत्पन्न होती है। अभिप्रेरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने पर बल देता है। प्रबंध को अभिप्रेषण के सकारात्मक उपाय जैसे अधिक वेतन, भागीदारी, प्रशंसा, मान्यता आदि का उपयोग करना चाहिए। तो प्रबंध को अभिप्रेषण के सकारात्मक उपाय क्या हैं? जैसे अधिक वेतन देना, भागीदारी, प्रशंसा, मान्यता आदि का उपयोग करना चाहिए। तो इसके बाद हम आते हैं सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर हमारा पहला पॉइंट क्या है? भार प्रवण का सिद्धांत। तो यह हम जो भी पढ़ रहे हैं वह प्रबंध का कार्य और प्रबंध के जो सिद्धांत है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उस चर्चा में एक आता है भारापण, भार देना, मतलब एक दूसरे पर बोझ डालकर प्रबंध कराना। तो इसमें पहला पॉइंट है यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि एक प्रबंध सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकता। यह सभी को पता है कि प्रबंधक जो है वह सारे काम खुद नहीं कर सकता, वह कार्य दूसरों को से करवाता है। अतः भारार्पण द्वारा वह अपने कार्यभार में कमी करके महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए? महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपने जितने भी कार्य हों उनको छोड़कर। तो वह महत्वपूर्ण कार्य पर जब ध्यान केंद्रित करेगा तो वह भार को क्या कर देगा? अर्पण कर देगा। इसके बाद आते हैं नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। नियंत्रण का विस्तार कर्मचारियों की उस संख्या को दर्शाता है जो एक अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करती है। इसके अनुसार एक अधिकारी के नियंत्रण में रखे जाने वाले कर्मचारियों की संख्या सीमित होनी चाहिए। अपवाद का सिद्धांत। प्रतिपादन टेलर। इसके अनुसार एक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारी के दैनिक कार्यों एवं निर्णयों में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। संभागिता का सिद्धांत। इसके अनुसार कर्मचारियों से सुझाव आमंत्रित करके उसकी समितियों की सदस्यता प्रदान करके संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व देकर तथा संयुक्त विचार विमर्श करके सहभागिता बढ़ाई जानी चाहिए। मानवीय संबंधों का सिद्धांत। यह सारे सिद्धांत है तो यह जैसे हैं वैसे के वैसे ही पढ़े जाएंगे, इनमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। तो जो भी है उनको आपको वैसे के वैसे याद करते जाना है। प्रबंधकों को अपनी प्रबंध शैली मानवीय संबंधों पर आधारित करनी चाहिए। किस पर आधारित होनी चाहिए? मानवीय संबंधों पर आधारित करनी चाहिए। मैककॉर्मिक के अनुसार उद्योगों का अस्तित्व मानवीय संबंधों पर निर्भर करता है। इसके बाद आते हैं फ्योल का सिद्धांत क्या बोलता है? हेनरी फ्योल ने प्राथमिक संगठन संबंधी 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जो निम्न है। पहला, सहकारिता एवं संघ शक्ति की भावना।
दूसरा है श्रम विभाजन का सिद्धांत, तीसरा है अधिकारी और दायित्व का सिद्धांत, चौथा है अनुशासन का सिद्धांत, पांचवा है आदेश की एकता का सिद्धांत, छठा है निर्देश का सिद्धांत, सातवां है सामान्य हितों के लिए व्यक्तिगत स्वार्थों का समर्पण, आठवां है कर्मचारियों का पारिस्थितिकी पारिश्रमिक, और नौवां है केंद्रीयकरण का सिद्धांत, दसवां है पदाधिकारी समर्पक श्रृंखला, ग्यारहवा है व्यवस्था का सिद्धांत, बारहवा है समता का सिद्धांत, तेरहवा है कर्मचारी के कार्यकाल के में सामान्वित, और चौदहवा है पहल का सिद्धांत। तो इसके बाद हम आते हैं सिद्धांतों में ही कुछ प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति और उनके लक्षण। प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति क्या होती है और उनके क्या लक्षण होते हैं, इन पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही होंगी, लेकिन हम उनको पढ़ेंगे। तो पहला है प्रबंध के सिद्धांत सर्वमान्य आधारभूत सत्य हैं और निरपेक्ष सत्य हैं। प्रबंध के सिद्धांत वर्णनात्मक अथवा भविष्य सूचक होते हैं, आदेशात्मक नहीं। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, प्रबंध के सिद्धांत लचीले हैं, प्रबंध के सिद्धांत गतिशील हैं, प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध विचारधारा का निर्माण करते हैं, प्रबंध के सिद्धांत नीतियों का निर्धारण नीतियों के आधार पर होते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व क्या है? कार्यकुशलता में वृद्धि, प्रबंधकीय कार्यों का प्रभावी निष्पादन। तो आप जैसे भी पढ़ रहे हैं इन सब में नॉर्मल आपको बताया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि प्रबंध की क्या सिद्धांत है, प्रबंध के क्या लक्षण है, प्रबंध की क्या प्रकृति है। तो यह सब नॉर्मल है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। मेन इनके ऑब्जेक्टिव में हम आएंगे रोचक तत्वों के बाद ऑब्जेक्टिव पर। तो हम आगे बढ़ते हैं। सही दृष्टिकोण का विकास, प्रबंध के विकास में सहायक, शिक्षण प्रशिक्षण स्तर में सुधार, शोध व अनुसंधान को प्रोत्साहन। इसके बाद फ्योल और टेलर के सिद्धांतों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं, पहले हम समानताओं पर चर्चा करेंगे। पहली समानता है दोनों ही सुधार में समर्थक हैं, प्रबंध के विवेकपूर्ण आधार में समर्थक हैं, दोनों ही अनुभवी प्रबंधक रह चुके हैं, दोनों ही प्रबंध में मानव तत्व को महत्व प्रदान करते हैं, दोनों ही अर्जित प्रतिभा को महत्व देते हैं। असमानता क्या है? फ्योल प्रशासन विशेषज्ञ है जबकि टेलर कुशलता विशेषज्ञ। दोनों ने भिन्न भिन्न पक्ष पर ध्यान दिया है। उपादेयता में अंतर है, विचारधारा की पृथकता है, विकास के क्रम में भिन्नता है। तो इसके बाद हम आते हैं रोचक तथ्यों पर, और इसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव चालू हो जाएंगे। पहला रोचक तत्व है एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यों का प्रशासन और समन्वय प्रबंध है। संगठन की रणनीति निर्धारण करना और उपलब्ध संसाधनों के अनुपयोगों के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी के प्रयासों को व्यवस्थित करना ऐसी प्रशासनिक गतिविधि के उदाहरण हैं। हमारे देश, दूसरा पॉइंट है, हमारे देश में पंचायतों को गाँव के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उन्हें दी गई धनराशि को तय करने और खर्च करने के लिए अधिक अधिकार दिए गए हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर विकेंद्रीकरण है। तीसरा है समानता का सिद्धांत। समानता अवधारणा के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी के लिए समान रूप से और समान दयालुता और न्याय के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। किसी के लिंग, स्थिति, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, प्रबंध के सिद्धांत लोचशील व सार्वभौमिक हैं। पहल का सिद्धांत प्रबंधन को कंपनी के भीतर पहल करने वाले कर्मचारियों के सदस्यों का समर्थन और प्रेरित करना चाहिए। परिणाम स्वरूप वे अधिक हितकारी और मूल्यवान हो जाएंगे। चलिए 6 पॉइंट पर आते हैं। वॉल्टर सीवॉल्ट ने दो अलग अलग प्रकार की विविधता, नियंत्रित भिन्नता और अनियंत्रित भिन्नता के बारे में एक सिद्धांत विकसित किया। डेमिंग ने सोएवार्ट के कार्य में एक प्रक्रिया की अवधारणा को शामिल किया। 7वां पॉइंट है मानसिक क्रांति का अर्थ है कि प्रबंधन और श्रमिकों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। 8वां पॉइंट है टेलर ने प्रबंधन और श्रमिकों दोनों की ओर से पूर्ण मानसिक क्रांति का आह्वान किया। टेलर ने यह कथन में सहयोग का उद्देश्य है, व्यक्तिवाद का नहीं। तो टेलर का कहना था कि हम एक दूसरे का सहयोग करें
और व्यक्तिवाद नहीं करें। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। प्राधिकरण और उत्तरदायित्व सिद्धांतों के अनुसार एक प्रबंधक को किसी वैध आदेश का जानबूझकर पालन नहीं करना चाहिए। जानबूझकर पालन नहीं करने के लिए अधीनस्थ को दंडित करने का अधिकार होना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई जानबूझकर किसी भी आदेश का पालन करता है तो अधीनस्थ को, जो उसके अंडर में आते हैं, उसको दंडित करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसके मामले को प्रस्तुत करने के लिए अधीनस्थ को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद ही। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अधीनस्थ को अपन पर्याप्त अवसर दे रहे हैं, उसके बाद भी उसको, अगर वह कार्य जानबूझकर करता है, जानबूझकर पालन नहीं करता है, फिर भी उसको, अगर उसके साथ गलती होती है तो उसको दंड देने का अधिकार है। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। प्राधिकरण का अर्थ किसी विशेष कार्य या कार्य स्थिति में एक औपचारिक, संस्थागत या कानूनी शक्ति है जो उस नौकरी, कार्य या स्थिति के धारक को अपना कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए सशक्त बनाता है। फ्योल ने अपने एक सिद्धांत में जोर देकर कहा है कि कर्मचारी उचित मजदूरी और वेतन के पात्र हैं, लेकिन क्या न्याय संगत और निष्पक्ष हैं, यह कई कारकों में निर्धारित होता है, जैसा कि कर्मचारी का योगदान, नियोक्ता की भुगतान क्षमता, विचाराधीन व्यवसाय के लिए प्रचलित मजदूरी दर आदि। तो इन सब पर निर्भर करता है कि वह जो न्याय हो रहा है वह निष्पक्ष है, न्याय संगत है, जो कर्मचारी को जो मजदूरी और वेतन दिया जा रहा है वह सही है कि नहीं है। तो इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 12 पर। हेनरी फ्योल श्रम के वैज्ञानिक संगठन से संबंधित सिद्धांत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापक रूप से प्रभावशाली थे। टेलर ने उद्योग की क्षमता में सुधार करने की मांग की थी। 13वां पॉइंट। 14वां पॉइंट है, हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, और वह एक खनन इंजीनियर थे। मानसिक क्रांति का मूलाधार वैज्ञानिक प्रबंधन है। 15वां पॉइंट। इसका 16वां पॉइंट है, हेनरी फ्योल का प्रबंध और प्रशासन के सिद्धांतों का जन्मदाता कहा जाता है। प्रबंध और प्रशासन के सिद्धांतों का जन्मदाता हेनरी फ्योल। टेलर को कारखाने का विशेषज्ञ माना जाता है। चलिए आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पर। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हम ऑब्जेक्टिव करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव हमारे निरंतर चलते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये है हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, मैं निरंतर चलते रहेंगे और यह ऑब्जेक्टिव नंबर 76 तक चलेंगे। 76 के बाद आपकी जो चैप्टर नंबर 2 है वह खत्म हो जाएगा, समाप्ति की ओर हो जाएगा। तो हम आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रबंध के सिद्धांत हैं उपरोक्त सभी लोचशील, गतिशील, सार्वभौमिक। सर्वप्रथम प्रबंध संबंधी विचारों को कब दर्ज किया गया था? 3000 से 4000 ईसा पूर्व में। प्रबंध के सिद्धांत सामान्यतः वैधता के आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंधकीय कार्यों के परिणाम की भविष्यवाणी करने की क्षमता करते हैं। यह सिद्धांत डैश ने कहा था, कुटज ओडेनल ने। प्रबंध के सिद्धांतों का जन्मदाता किसे माना जाता है? हेनरी फ्योल को। हेनरी फ्योल ने कितने प्रबंध सिद्धांतों का वर्णन किया? 14 प्रबंध सिद्धांतों का। किसी संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधकीय क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करते हुए जिस आधारभूत नियमों का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है प्रबंध का सिद्धांत। ऑप्शन ए आएगा प्रबंध का सिद्धांत। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा प्रबंध का सिद्धांत। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 7 पर। डैश के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध संबंधी व्यवहार के मार्गदर्शक तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आ, हिक्स तथा गुलेट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक विशिष्ट अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? एकात्मकता का सिद्धांत। किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? पदसोपन का सिद्धांत में। स्टाफ का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मूने एवं रैली के द्वारा।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रत्याशा सिद्धांत, स्टाफ सिद्धांत, प्रबंध का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है प्रत्याशा सिद्धांत। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 13, उर्बिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? उर्बिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? 4, 6, 8, 10। तो इसका उत्तर है 8। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 14 पर। फ्योल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था? फ्योल के अध्ययन का केंद्र बिंदु प्रबंधक, श्रमिक, कर्मचारी, इनमें से कोई नहीं। प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। टेलर प्रबंध का विकास डैश से डैश की ओर चलता है। टेलर प्रबंध के का विकास डैश से डैश की ओर चलता है। तो इसका उत्तर है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर चलता है। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रबलीकरण सिद्धांत अधिगम सिद्धांत और स्किनर सिद्धांत पर आधारित है। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप प्रतिस्थापना पर बल दिया जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेतृत्व में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं? अभिप्रेषण का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। तो इसका उत्तर है नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। हमारे देश में पंचायतों को गांवों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा दी गई धनराशि को तय करने और खर्च करने के लिए अधिक अधिकार दिए गए हैं। कथन में उजागर प्रबंधन के सिद्धांत की पहचान कीजिए। निष्पक्षता, विकेंद्रीकरण, अधिकार और जिम्मेदारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है विकेंद्रीकरण। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 20 पर। अधिक यदि कोई प्रबंधक विभिन्न राज्यों के लोगों के साथ व्यवहार करने में पक्षपात है तो वह डैश उल्लंघन कर रहा है। समानता का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत, संघभाव का सिद्धांत। तो इसका उत्तर है समानता का सिद्धांत। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 21 पर। उत्तरदायित्व और प्राधिकरण का सिद्धांत किस पर जोर देता है? उत्तरदायित्व प्राधिकरण से बड़ा है, बराबर है, छोटा है, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उत्तरदायित्व प्राधिकरण के बराबर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। प्रबंध सिद्धांत एक ऐसी आधारभूत सत्य है जो सामान्यतः कारण व परिणाम संबंध के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह कथन डैश ने कहा है। हिक्स, गुलेट, जॉर्ज आर टेरी, एडविन बी फिलिपो। तो इसका उत्तर है एडविन बी फिलिपो। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। संगठन का हित कर्मचारियों के हित का स्थान ग्रहण कर देता है, यह किसने इंगित किया गया है? संतुलन का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, प्रमाणीकरण का सिद्धांत, सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता का सिद्धांत। तो इसका उत्तर है सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता का सिद्धांत। तो चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। प्रबंधन के विचारकों की निम्नलिखित सूची में से किसने विविधता के सिद्धांत को विकसित किया है? तो किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने। एडवर्ड डेमिंग, प्रोफेसर उर्विक, F.W. टेलर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है एडवर्ड डेमिंग। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अंतर का आधार पहला है,
प्रयोज्यता, एफ.डब्ल्यू. टेलर, सार्वभौमिक लागू, हेनरी फ्योल, लागू करने के लिए विशेष परिस्थितियां। बा ऑप्शन है आपका प्रकृति इसकी है, एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार वैज्ञानिक और हेनरी फ्योल के अनुसार व्यवसायी। ऑप्शन सा परिप्रेक्षण आधार है, और इसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार कारखाना का उत्पादन क्षेत्र निचला स्तर, हेनरी फ्योल के अनुसार शीर्ष स्तर प्रबंधन। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है, केवल बा व सा। बा है प्रकृति वैज्ञानिकी और व्यवसायी है, दोनों के अनुसार अलग अलग। और परिप्रेक्ष्य में एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार कारखाना का उत्पादन क्षेत्र निचला स्तर है, और हेनरी फ्योल के अनुसार शीर्ष स्तर प्रबंधन है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 26 पर। प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रबंधन के सिद्धांत विकसित नहीं हुए हैं। प्रबंधन के सिद्धांत विकास की एक सतत प्रक्रिया में है। प्रबंधन के सिद्धांत विकसित हुए हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है प्रबंधन के सिद्धांत विकास की एक सतत प्रक्रिया में है। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्नलिखित में से कौन सा दिशा सिद्धांत में एकता का मुख्य उद्देश्य है? कार्यवाही में एकता, समन्वय, आवाबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है कार्यवाही में एकता और समन्वय, आवाबा दोनों। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। हेनरी फ्योल को डैश के रूप में जाना जाता है? सामान्य प्रबंधक के जनक, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक, शॉप फ्लोर मैनेजमेंट के जनक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सामान्य प्रबंधन के जनक। प्रबंधन के सिद्धांत डैश के लिए एक सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। तो 29 का उत्तर है प्रबंधकीय क्रिया, निर्णय लेना, आवाबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का उत्तर है आवाबा दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। कार्यात्मक दूरदर्शिता डैश के सिद्धांत का विस्तार है? अनुशासन, कमांड की एकता, कार्य का विभाजन, अधिकार और उत्तरदायित्व। तो 30 का उत्तर है सा, कार्य का विभाजन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 है। टेलर का विचार था कि कर्मचारी चयन की प्रक्रिया से ही दक्षता की चिंता का निर्माण किया जा सकता है। इस कथन में टेलर के किस सिद्धांत का उल्लेख है? सद्भाव न कि कलह, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकता, दक्षता और समृद्धि के लिए विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम दक्षता और समृद्धि के लिए विकास। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 32 पर। फ्रेडरिक विल्सन टेलर को कहा जाता है? सामान्य प्रबंधन के जनक, शॉप फ्लोर प्रबंधन के जनक, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक। तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पर। वन हैंड एंड वन प्लान, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? स्केलर चेन, दिशा का सिद्धांत, कमांड की एकता, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो इसका उत्तर है दिशा की एकता। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। कमांड की एकता का सिद्धांत सदृश है? तो आप जो प्रबंधन पढ़ रहे हैं उसमें आपको थोड़ी बहुत जो समस्या आ रही है उसको एडजस्ट करते हुए आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहें। आप आगे चल के आपको लगेगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। आपको लगेगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो रही हैं, और जो भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे पटवारी से रिलेटेड, तो इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको फ़ायदा होगा। तो कंटिन्यू जितनी भी क्लासेस हो प्रबंधन से संबंधित उनको देखते रहें और उनको लाइक करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। कमांड की एकता का सिद्धांत सदृश है? गैर लाभकारी संगठन, सैन्य संगठन, आवाबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सैन्य संगठन।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। औपचारिक संगठन में प्रत्येक भागीदारी को केवल एक श्रेष्ठ से आदर्श प्राप्त करना चाहिए और जिम्मेदार होना चाहिए। इस कथन में फ्योल के किस सिद्धांत पर प्रकाश डाला जाता है? किस सिद्धांत पर प्रकाश डाला जाता है? तो इसका उत्तर है 35 का कमांड के सिद्धांत पर। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 36 पर। फ्योल के अनुसार अनुशासन की आवश्यकता है। दंड का विवेकपूर्ण उपयोग, स्पष्ट और निरपेक्ष समझौता, सभी स्तर पर अच्छे वरिष्ठ अधिकारी, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। फ्योल के अनुसार एक प्रबंधक में जो गुण होते हैं वे हैं ज्ञान, अनुभव, शिक्षा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38। नियंत्रण विस्तृत को निर्धारित करने के लिए सूत्र किसने प्रस्तुत किया था? वीए, ग्रेक्यूनस, हेनरी फ्योल, नॉर्मन हार्टन, हिक्स एवं गुलेटन। तो इसका उत्तर है वीए, ग्रेक्यूनस। क्वेश्चन नंबर 29 पाते हैं। निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? अधिकारी और दायित्व के सिद्धांत, एकात्मकता सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत। तो इसका उत्तर है एकात्मकता का सिद्धांत। क्रियात्मक फॉरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन है फ्योल, टेलर, मैकग्रेनर, गुलेट। आंसर है टेलर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? 8, 10, 12, 14। तो उसका उत्तर है 12। निम्नलिखित में से विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? टाउनस्ले, प्रोफेसर पाइल, क्लॉक, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 43 पर। निम्नलिखित में से कौन से आदेश सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है? पहला, यह एक संगठन के भीतर शीर्ष प्रबंधन से आदेश प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का केंद्रित है। दूसरा, यह एक संगठन के भीतर संस्थानों के लिए व्यवस्था प्रदान करने पर केंद्रित है। तीसरा, आ व बा दोनों। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है यह एक संगठन के भीतर संस्थानों के लिए व्यवस्था प्रदान करने पर केंद्रित है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 44 पर। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध संबंधी कार्य के लिए मार्गदर्शन, नियम व विधियां हैं। इनका प्रमुख प्रयोजन व्यवसायिक परिस्थितियों के संबंध में उत्तम समक्ष प्रदान करना और संगठनात्मक निष्पादन में सुधार करना होता है। यह कथन डैश ने कहा था? हर्वर्ड जी हिक्स, एडवर्ड बी फिलिपो, जॉर्ज आर टेरी और गुलेट। तो इसका आंसर है हर्बर्ट जी हिक्सन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में एक अच्छी बात यह है कि यह संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मानव और भौतिक संसाधनों के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। उपरोक्त कथन में संबंध प्रबंधन के सिद्धांतों की किस विशेषता का वर्णन किया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका कारण व प्रभाव प्रबंध, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है संस्थानों का उपयोग और प्रभावी प्रशासन, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत तार्किक निर्णय लेने और हर कीमत पर पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह से बचने पर जोर देते हैं। उपरोक्त कथन इंगित करता है कि इस सिद्धांत का ज्ञान डैश में मदद करता है। तो आ है कारोबारी माहौल की बदलती जरूरतों को पूरा करे, बा है प्रबंधकों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करना, सा है वैज्ञानिक निर्णय लेना और दा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है वैज्ञानिक निर्णय लेना। तो क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन F.W. टेलर द्वारा दिया गया प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सहयोग, दूसरा है सहदाब,
विवाद नहीं, तीसरा है विज्ञान सामान्य नियम नहीं, चौथा समता। तो इसका उत्तर है समता। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, निम्नलिखित में से कौन फ्यूल द्वारा दिया गया प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? तो पहला है केंद्रीयकरण का सिद्धांत, दूसरा है अनुशासन का सिद्धांत, तीसरा है अधिकार तथा दायित्व का सिद्धांत, चौथा है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। तो इसका उत्तर है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन सिद्धांत शॉप फ्लोर स्तर उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि पर केंद्रित है? तो पहला ऑप्शन है टेलर के प्रबंधन सिद्धांत, दूसरा है फ्यूल का सिद्धांत, तीसरा आवाबा दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है टेलर के प्रबंधन सिद्धांत। इसके बाद आते क्वेश्चन नंबर 50 पर, डैश के अनुसार श्रमिकों और प्रबंधन के बीच कार्य और जिम्मेदारी का लगभग समान विभाजन होना चाहिए। यह कथन किसने कहा था? पहला ऑप्शन हर्बर्ट जी विक्स ने, दूसरा जॉर्ज आर टेरी, तीसरा हेनरी फ्योल, चौथा फ्रेडरिक विस्लो टेलर। तो इसका आंसर है फ्रेडरिक विस्लो टेलर ने। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51, अच्छे प्रबंध के लिए नियोजन एक प्राथमिक आवश्यकता है, डैश का सिद्धांत है? कुड्स, डोनेल, हिक्स, टेरी। तो इसका उत्तर है कुड्स। निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? श्रम का विभाजन करना चाहिए, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए, इससे विशिष्टीकरण होता है, संस्थानों के कार्यों में विभाजन करना चाहिए। तो इसका उत्तर है इससे विशिष्टीकरण होता है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 53 पर, वैज्ञानिक प्रबंधन के से श्रमिकों को हानि होती है, लाभ होता है, कोई प्रभाव नहीं मिलता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? लाभ होता है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था? वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था? 1893 में, 96 में, 1907 में, 1913 में। तो इसका उत्तर है 1913 में। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? टेलर, फ्योल, टेरी, हैंक्स। तो इसका उत्तर है फ्योल। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, लचीले, सार्वभौमिक, व्यवहारिक, संपूर्ण। तो इसका उत्तर है संपूर्ण। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? समाज वैज्ञानिक के द्वारा, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस कथन की व्याख्या करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला व्यावहारिक, दूसरा लचीला, तीसरा सार्वभौमिक, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है व्यवहारिक। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 पे, निम्न में से प्रबंधन के उद्देश्य नहीं है? पहला संगठन का विकास, दूसरा लाभ अर्जन, तीसरा रोजगार प्रदान करना, चौथा नीति निर्धारण। तो इसका उत्तर है रोजगार प्रदान करना। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किया समय अध्ययन, थकान, गति अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। नीति निर्धारण कार्य है, नीति निर्धारण कार्य है निम्न स्तरीय प्रबंधकों का, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों का, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का। निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? पहल क्षमता, परिवर्तित तकनीकों को अपनाना, कार्यकुशलता में वृद्धि, संसाधनों का अधिकतम उपयोग। तो इसका उत्तर है कार्यकुशलता में वृद्धि। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 पर, वैज्ञानिक प्रबंधन समितियों
के डैश हैं? पक्ष में, सहायक, विपक्ष में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है पक्ष में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 पर, वैज्ञानिक प्रबंधन से श्रमिकों को पारिश्रमिकी में डैश होती है। तो आपके सामने ऑप्शन है वृद्धि, कमी, आवाबा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है वृद्धि। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 पर, वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार डैश है? पारिश्रमिकी, मानसिक क्रांति, पारिश्रमिक क्रांति, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है मानसिक क्रांति। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 पर, वैज्ञानिक प्रबंध के में विश्लेषण है 25, 50, 75, 100%। तो इसका उत्तर है 75%। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 पर, प्रबंध का पहला कार्य डैश है? नियोजन, कला, भारार्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है नियोजन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर, प्रबंध की आत्मा डैश होती है? संरचना, नेतृत्व, नियोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है नेतृत्व। किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध या कौन सी तकनीक को इस वाक्य में परिभाषित किया है? थकान अध्ययन, गति अध्ययन, समय अध्ययन, पद्धति अध्ययन। तो इसका उत्तर है पद्धति अध्ययन। इसके बाद आते क्वेश्चन नंबर 70 पर, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? पहल क्षमता, कार्यकुशलता में वृद्धि, परिवर्तित तकनीकी को अपनाना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग। तो इसका उत्तर है कार्यकुशलता में वृद्धि। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 पर, वह संबंधित श्रमिकों के प्रचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि की को तैयार रखता है? पहला है टोली नायक, दूसरा मरम्मत नायक, तीसरा कार्यक्रम क्लर्क, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है टोली नायक। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर, प्रबंध का सिद्धांत प्रबंधकों का डेस्क में करते हैं? वृद्धि, मार्गदर्शन। तो इसका उत्तर है मार्गदर्शन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर, इसमें ऑप्शंस था प्रशासन, उनमें से कोई नहीं। तो प्रशासन हो नहीं सकता। चलिए आते 73 पर, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक की रचना किसने की है? टेलर, फेयोल, हिक्स, उर्विक। तो इसका उत्तर है टेलर। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किस पर आधारित होता है? परीक्षण, कारण, परिणाम, आवाबा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है आवाबा, दोनों। कर्मचारियों व मजदूरों में उनकी कार्यक्षमता व रुचि के अनुसार कार्य या युक्ति संगत विभाजन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर है विशिष्टीकरण। इसके बाद आते क्वेश्चन नंबर 76 पर, प्रबंध के सिद्धांतों का किसी भी देश, काल व परिस्थिति में समान रूप से लागू होना प्रबंध के सिद्धांत के किस प्रकृति का प्रतीक है? विशिष्टीकरण, सार्वभौमिक, आवाबाद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सार्वभौमिक। तो यहीं पर आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बीच बीच में थोड़ी समस्या आई होगी, टेक्निकल इशू आए होंगे, लेकिन उनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आगे से हम इस पर थोड़ा विचार करेंगे और इस वीडियो को और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको इससे कुछ भी नॉलेज मिली हो, कुछ भी क्वेश्चंस जो आपने पहली बार सुने हो और उनके आंसर्स आपने नोट डाउन किए हो, तो उसको देखते हुए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली इस तरीके की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन के घंटे को दबा सकते हैं ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।